गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो से अगर जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि 2016 तक हमने ये सीरीज़ कंप्लीट कर लिया, 2011 टू 2016। और अब हम अपनी गाड़ी को थोड़ा और स्पीड करेंगे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी 2017 के PYQs को। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। द टर्म्स इवेंट होरिजोन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स इन यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो चलिए दोस्तों, इसका डीप एनालिसिस देखते हैं। तो सबसे पहले इवेंट होरिजोन। इवेंट होरिजोन वो होता है इसको कहते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मतलब आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे साथ साथ मेरे इस वीडियो से देख के। तो आप लोग लिखे। इवेंट होरिजोन का मतलब होता है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इट मीन्स ये ब्लैक होल की वो बाउंड्री या बॉर्डर है जिसके आगे आप कह सकते हो कि मौत पक्की है। तो इसका सिंपल लॉजिक ये है, इस बॉर्डर के अंदर अगर लाइट भी चली गई तो वो भी वापस नहीं आ सकती। इसलिए इसे इवेंट जो हुआ और होरिजोन जिसके पार दिखाई ना दे कहते हैं। तो ये हो जाएगा इवेंट होरिजोन का मतलब ये। ओके, उसका बाद आता है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मीन्स होता है द बॉटमलेस पीट। ब्लैक होल के एकदम जो बीच वाला पॉइंट होता है वो होता है सिंगुलैरिटी द बॉटमलेस पीट। तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि आप इमेजिन करो कि पूरे अर्थ को दबाकर एक चने के दाने जितना छोटा कर दिया जाए और वो इतना भारी डेंस हो जाएगा कि उसकी ग्रेविटी इन्फिनिट होगी। तो उसी जीरो साइज वाले भारी पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल एक होता है, आप कह सकते हो यूनिवर्स की रेसिपी ऑफ यूनिवर्स। तो ये फिजिक्स की वो लिस्ट है जो बताती है कि दुनिया किन चीज़ों से बनी है। तो इसका सिंपल लॉजिक है फ्रेंड्स, जैसे हमें पता है कि हर चीज़ एटम से बनी है, लेकिन एटम्स के अंदर भी क्या है तो वो भी जानना। तो एटम्स के अंदर जो होता है, फर्स्ट इज क्वैक्स, लेप्टॉन्स एंड हिग्स बोसोन। इन सारे छोटे पार्टिकल्स की डायरेक्टरी को स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रिंग थ्योरी। सॉरी, ये सिंगुलैरिटी का था, द बॉटम पिट्स। ओके, अब आते हैं हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी पे। तो स्ट्रिंग थ्योरी होता है कि दुनिया एक जैसे आप गाना है। तो ये थ्योरी कहता है कि पार्टिकल्स डॉट्स नहीं है बल्कि छोटी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स जो तार है। मतलब अगर आप लोग गिटार देखे होंगे तो जो उसमें स्ट्रिंग रहता है उस टाइप का आप कह सकते हो। तो इसका सिंपल लॉजिक है, जैसे गिटार का तार अलग तरह से वाइब्रेट हो तो अलग जो उसके सुर या नोट निकलता है, वैसे ये स्ट्रिंग्स अलग तरह से वाइब्रेट होती है तो अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखना है, तो यूपीएससी अक्सर ऐसे टर्म्स देते हैं जो स्पेस, कॉस्मोलॉजी और माइक्रोफिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स से जुड़े होते हैं। तो सिंपल दोस्तों जो आपको याद रखना है, इवेंट होरिजोन प्लस सिंगुलैरिटी, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू ब्लैक होल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड मॉडल प्लस स्ट्रिंग थ्योरी इक्वल टू पार्टिकल फिजिक्स या क्वांटम लेवल। तो इसका कॉमन लिंक ये है कि इन सब का एक ही मतलब जो पर्सपेक्टिव है, इस सब का मतलब होता है जो इवेंट हॉरिजॉन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, इन सब का जो लिंक है वो है यूनिवर्स को समझना। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2।
विच आर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, रिड्यूस और जीरो टिलेज ऑफ द लैंड। तो इसका लॉजिक ये है कि जब हम खेत को बार बार प्लोइंग करते हैं तो मिट्टी खुल जाती है और धूप की वजह से मिट्टी की जो नमी मॉइस्चर जो है वो भाप बनकर उड़ जाती है। इसका जो बेनिफिट्स है वो आप बेनिफिट्स लग सकते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या है। अगर हम प्लोइंग कम करें मतलब जीरो टिलेज, तो मिट्टी के पोर्स बंद रहते हैं और पानी ज़्यादा देर तक मिट्टी के अंदर ही रहता है, इसलिए ये वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है। तो इस वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेशन द फील्ड। इसका लॉजिक ये है कि जिप्सम का मेन काम मिट्टी का खारा पानी इट मीन्स अल्कलिनिटी कम करना या मिट्टी को थोड़ा सॉफ्ट बनाना होता है। लेकिन रियलिटी क्या है कि जिप्सम डालने से मिट्टी की क्वालिटी सुधर सकती है, लेकिन इसका वाटर कंजर्वेशन जो है पानी बचाने से इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो इस वजह से ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज़ अलाउइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड। मतलब फसल का बचा कुचा जो कचरा होता है, तो फसल कटने के बाद जो बचा कुचा कचरा खेत में छोड़ा जाता है वो मिट्टी के ऊपर एक छत जो कवर की तरह काम करता है। जो इसका बेनिफिट्स है तो आप इसे मल्चिंग कहते हैं। ये सूरज की डायरेक्ट गर्मी को मिट्टी तक नहीं पहुंचने देता है क्योंकि ऊपर में वो अपना कवर बना लेता है, जिससे मिट्टी का पानी जल्दी नहीं उड़ता। तो ये भी पानी बचाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इस वजह से ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका यूपीएससी ट्रिक दोस्तों यही है, एलिमिनेशन मेथड। जैसे ही आपको पता चला कि ये जो जिप्सम है हमारा सेकेंड स्टेटमेंट कि जिप्सम का पानी बचाने से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको डायरेक्ट 1 और 3 आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा और बी इसका एलिमिनेट हो जाएगा। 2 गलत हो जाएगा। तो आप 2 जैसे ही यहाँ गलत करोगे 1 और 3, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3 ओनली। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग इज जियोग्राफी क्लोज टू ग्रेट निकोबार। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ग्रेट निकोबार कहाँ है। तो ग्रेट निकोबार ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सबसे जो साउदर्न पास्ट है वहाँ पे है, साउदर्न पार्ट वाले इलाका में। फिर उसके बाद देखते हैं कि सुमत्रा कहाँ है। तो सुमत्रा पता होना चाहिए कि ये इंडोनेशिया का एक बड़ा आइलैंड है जो ग्रेट निकोबार के एकदम बगल में, अगर आप मैप देखोगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस देखते हैं। ग्रेट निकोबार से जो सुमत्रा के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 150 किलोमीटर के करीब है। इन दोनों को जो है आप एक और चीज़ याद रखना, ये जो है 6 डिग्री चैनल, जिसे ग्रेट चैनल भी कहते हैं, एक दूसरे से अलग करता है। तो आइए देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। तो ऑप्शन बी इज़ बोर्नियो। बोर्नियो जो ये बहुत दूर है, इंडोनेशिया और मलेशिया के ये जो है आप बीच में पड़ता है। तो आप इसको लिख सकते हो बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। नेक्स्ट इज़ जावा। जावा जो है ये सुमत्रा के भी नीचे है, तो ये ग्रेट निकोबार से काफ़ी दूर हो जाता है, इस वजह से जावा तो नहीं होगा। नेक्स्ट इज श्रीलंका। तो लोग अक्सर यहाँ कंफ्यूज होते हैं। श्रीलंका इंडिया के मेन लैंड तमिलनाडु के पास है, लेकिन ग्रेट निकोबार से इसका डिस्टेंस सुमत्रा के मुकाबले लगभग आप अनुमान लगा सकते हो 1000 किलोमीटर प्लस है। तो इस वजह से ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, if you travel by road from Kohima to Kottayam, what is the minimum number of states within India through which you can travel including the origin and the destination? Okay, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जर्नी का जो रास्ता है किन किन स्टेट से होते हुए जाता है। तो नागालैंड यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कोहिमा आपको, आई होप आपको पता होगा, नागालैंड कोहिमा यहाँ से आप स्टार्ट करते हो और आसाम, नागालैंड से निकलते ही आप आसाम में इंटर करोगे। तो अच्छा मैं लिखते चलता है यहाँ पे, आसाम में इंटर करोगे। फिर उसके बाद आप वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट से मेन इंडिया में आने के लिए जो चिकेन सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए आपको वेस्ट बंगाल आना पड़ेगा। फिर वहाँ से आपको फिर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से नीचे को समुद्र के किनारे वाले रास्ते से उड़ीसा में आप इंटर करोगे। फिर उसके बाद
दैट इज़ आंध्र प्रदेश, AP। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बाद अगला स्टेट आंध्र प्रदेश पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा डायरेक्ट तमिलनाडु, जो आंध्रा से होते हुए आप तमिलनाडु जाओगे और कोट्टयम जाने के लिए एक यही रास्ता है। तो कोट्टयम आपको पता होगा, ये हमारा तमिलनाडु में है। तो सॉरी, फिर तमिलनाडु कोट्टयम, उसके बाद फिर जो इसमें एक मेन है वो, उसके बाद तमिलनाडु से बॉर्डर क्रॉस करते ही आप केरला पहुंच जाओगे जहां कोट्टयम है। ये सॉरी, तमिलनाडु ने कोट्टयम केरला में। तो तमिलनाडु से होने के बाद आप जाओगे केरला। तो कॉमन मिस्टेक जो यहाँ पे लोग फंसते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि आप जैसे चिकन कॉरिडोर से आप बिहार या झारखंड से जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ईस्ट कोस्ट समुद्र वाले रास्ते पकड़ो तो उन्हें टच किए बिना ही आप उड़ीसा पा जाओगे वेस्ट बंगाल से। तो कुछ लोग सोचते हैं कि सीधा आंध्रा से केरला जा सकते हैं, लेकिन रास्ते में तमिलनाडु या कर्नाटक का कुछ हिस्सा क्रॉस करना ही पड़ता है। तो मैपिंग के हिसाब से तमिलनाडु वाला जो रास्ता है वो सबसे शॉर्ट पड़ता है। तो इसमें स्टेट हमारा कौन कौन सा हो गया, केरला 1 2 एंड 3, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा 4 5 6 एंड दिस इज नागालैंड 7। तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा 7। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इसमें स्टेटमेंट है कौन कौन सा सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन इंडिया द हिमालयज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय सिर्फ 5 स्टेट्स में है, लेकिन मैप आप अगर मैप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में फैले हुए हैं। तो आइए देखते हैं किन किन स्टेट्स में है। तो सबसे पहले जो हिमालयज आपको आ जाएगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारा यूटी है। उसके बाद इससे अलग हो चुका है तो आ जाएगा लद्दाख, दिस इज ऑल्सो यूटी। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, देन सिक्किम एंड देन अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट है, जैसे वेस्ट बंगाल का जो आप हिल एरिया जो होता है वहाँ पे भी है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या बोला था 5 स्टेट, और यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर ओनली 5 स्टेट्स ओनली। तो ये भी 5 स्टेट्स बोला है। तो आइए पहले इसको काउंट करते हैं वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट जो फैला हुआ हमारा सबसे पहले, दिस इज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे दिया 5, तो इस वजह से ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज पुलिकेट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। तो पुलिकेट लेक जो है इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की आप लगून है। तो आइए इनका स्टेट्स देखते हैं। ये आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पे है। इसका ज़्यादा हिस्सा जो है आपका आंध्रा में है और थोड़ा सा तमिलनाडु में है। तो इस वजह से ये सिर्फ 2 स्टेट के बीच में। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 3 ओनली। ओके, this is question number 6. With reference to Indian Ocean Dipole IOD, sometimes mentioned in the news wild forest, Indian monsoon, which of the following images are correct? Okay, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है इंडियन ओशियन डाइपोल आईओडी phenomenon is characterized by a difference in sea surface and temperature between tropical West Indian Ocean and tropical Eastern Pacific Ocean। तो दोस्तों इसका सिंपल लॉजिक ये है कि यहाँ यूपीएससी ने एक छोटी सी ट्रिक खेली है। तो आईओडी जो इंडियन ओशियन डाइपोल का मतलब है इंडियन ओशियन के 2 हिस्सों का टेम्परेचर डिफरेंसेस। तो आइए देखते ये गलत कहाँ पे हमारे साथ ये ट्रिक खेला है। तो स्टेटमेंट में लिखा है वेस्टर्न इंडियन ओशियन, ये आप देखो वेस्टर्न इंडियन ओशियन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो ये देखो इसको क्या है कि आईओडी जो इंडियन ओशियन डाइपोल तब होता है जब वेस्टर्न इंडियन ओशियन अरेबियन सी साइड और ईस्टर्न इंडियन ओशियन जो इंडोनेशिया साइड के बीच टेम्परेचर का फ़र्क हो। पैसिफिक ओशियन का काम आता है ये, तो आते ही ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो ये तो हमारा सही है वेस्टर्न ओशियन, लेकिन ये पैसिफिक का जैसे यहाँ पे नाम आया कि यहाँ पे जो है ये हमारा स्टेटमेंट
गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एन इंडियन ओशियन डाइपोल फेनोमेनन कैन इन्फ्लुएंस इन एल नीनो इम्पैक्ट ऑन द मानसून। तो इसका जो दोस्तों सिंपल लॉजिक है कि हम जानते हैं कि एल नीनो की वजह से अक्सर इंडिया में बारिश जो है कम ड्रॉट होती है, लेकिन अगर उसी साल पॉजिटिव आईओडी से आया यानी वेस्टर्न इंडियन ओशियन गर्म हो तो ये एल नीनो के बुरे असर को कम कर देता है और अच्छी बारिश ले आता है। तो इस वजह से ये हमारा स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। तो इसका जो सिंपल समरी है, जो आईओडी और एल नीनो मिलकर इंडिया के मानसून को डिसाइड करते हैं। तो जो आपको इसमें रिवीजन पॉइंट जो आपको याद रखना, पॉजिटिव आईओडी वेस्टर्न इंडियन ओशियन जो वो गर्म होता है और इंडियन ओशियन में ज़्यादा बारिश जो आप कह सकते हो गुड है वो के लिए। और इसका जो नेगेटिव आईओडी है वो ईस्टर्न इंडियन ओशियन गर्म होता है और इंडिया में कम बारिश होता है, जो वो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो यूपीएससी हमेशा कीवर्ड से खेलता है। आप अगर स्टेटमेंट 1 में सिर्फ आप पैसिफिक, ये जो यहाँ पे पैसिफिक वर्ड मेंशन है, पैसिफिक की जगह अगर इंडियन ओशियन होना चाहिए था। पढ़ने में ये बहुत माइनर लगता है लेकिन यहीं से सिलेक्शन डिसाइड होता है। तो इस वजह से हमारा पहला गलत और सिर्फ दूसरा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। At one of the places in India, if you stand on the seashore and watch the sea, you will find the sea water recedes from the shoreline and few kilometers and comes back to the shore twice a day. You can actually walk on the sea floor when the water recedes. Okay. तो इसका देखो, ये कह रहा कि आप सी शोर के पास आप खड़े हो और वहाँ से आप समुद्र देख रहे हो, तो कौन सा वो जगह है जहाँ से आपको दिन में 2 बार ट्वाइस अ डे जो आपको पीछे जाता है कुछ किलोमीटर तक। तो कहाँ पे है? ये जो 4 ऑप्शन है, भावनगर, भीमनीपट्टी, चांदीपुर और नागापट्टनम। तो आपको यहाँ पे हाईलाइट तो होगा ऑप्शन सी चांदीपुर, लेकिन हम लोग सिर्फ सॉल्व नहीं एनालिसिस भी करते हैं। तो आइए इसका लॉजिक समझते हैं। तो उड़ीसा के जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक बीच है जिसका नाम है चांदीपुर। यहाँ एक बहुत ही यूनिक फेनोमेनन होता है, वो होता है लो टाइड के वक्त समुद्र के पानी जो है आपको अराउंड 2 से 5 किलोमीटर पीछे चला जाता है। इसका स्पेशलिटी ये है, जब पानी पीछे जाता है तो समुद्र की ज़मीन जो सी फ्लोर होती है, सी फ्लोर जो है वो दिखने लगती है और आप उस पर आप मतलब इतना दिखता है कि आप उस पर वॉक कर सकते हो। ऐसा लगता है जैसे समुद्र जो है वहाँ पे गायब हो गया कुछ देर के लिए। और टाइड साइकिल जो है ये हमारा दिन में ट्वाइस अ डे जो लिखा हुआ है, ये दिन में 2 बार पीछे पानी पीछे जाता है और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है हाई टाइड। तो इसलिए इसे हाइड एंड सीक बीच भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। तो ऑप्शन ए भावनगर, भावनगर ऑलरेडी यू नो दैट गुजरात में है। यहाँ भी टाइड्स बड़ी आती है लेकिन चांदीपुर जैसा किलोमीटर्स तक पानी गायब होना वाले सीन जो है यहाँ पे इतना फेमस नहीं। आप यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे 2 से 5 किलोमीटर, कुछ ज़्यादा आप यहाँ पे वॉक भी कर सकते हो, लेकिन भावनगर में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज ऑप्शन बी भीमुनीपट्टनम एंड ऑप्शन डी क्या है, नागापट्टिनम। तो ये आंध्रा और तमिलनाडु के जो है वो नॉर्मल बीचेज है, यहाँ ऐसा कोई एक्सट्रीम फेनोमेनन जो आपको नहीं दिखता है। तो यूपीएससी का जो फैक्ट है वो चांदीपुर बीच के जो पास है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो ITR है, जहाँ से इंडिया अपने मिसाइल जैसे आप आकाश, अग्नि, पृथ्वी जैसे जो वो टेस्ट करता है। तो ये जगह स्ट्रेटेजिक और टूरिस्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। A Mediterranean Sea is border which of the following countries? तो देखिए मेडिटेरियन सी जो है वो कि इसके ईस्टर्न साइड पे जो कंट्री है उन्हें याद रखने का जो एक आपको सिंपल जो ट्रिक है, देखिए क्या है कि देखो इसका जो ट्रिक है सिंपल लिस्ट है, आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से 4 कंट्री। तो सबसे पहले लेकिन देखते हैं हम स्टेट में ऑप्शन के बाद कौन कौन सा गलत है। फर्स्ट इज़ जॉर्डन। तो जॉर्डन जो आपको पता होगा, मेरे पहले वीडियो में मैंने बताया कि जॉर्डन जो एक लैंडलॉक कंट्री की तरह बिहेव करता है मेडिटेरेनियन सी के लिए। इसका और समुद्र के बीच में जो है इजराइल और पैलेस्टीन वेस्ट बैंक आ जाता है। जो जॉर्डन का बॉर्डर सिर्फ नीचे जो है वो थोड़ा सा लगता है, वो भी रेड सी गल्फ ऑफ अकाबा से लगता है। तो इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ इराक।
तो इराक तो मेडिटेरियन सी से बहुत दूर, काफ़ी अंदर की तरफ है। अभी न्यूज़ में भी आप लोग देखे होंगे, जो 2-3 महीना पहले क्राइसिस चल रहा है, तो इसका बॉर्डर जो है पर्सियन गल्फ से लगता है, मेडिटेरियन सी से नहीं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ लेबनान। तो लेबनान एक छोटी सी कंट्री है जो पूरी तरह, जो आप कह सकते हैं, मेडिटेरेनियन कोस्ट पर ही बेसी है। बीरठ इसका बड़ा पॉर्ट सिटी है। आप इसमें आप एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, जो बीरठ जो है इसका बड़ा पॉर्ट सिटी है। तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ इज सीरिया। तो सीरिया का जो एक कोस्टल स्ट्रेच मेडिटेरियन सी से लगता है, वो एक वहाँ पे एक पॉर्ट है, लताकिया पॉर्ट। तो जैसा मैंने बताया था, जो यहाँ पे आपको याद करने का जो तरीका है ईस्टर्न कोस्ट वाली, वो लिस्ट एल से जो आपका हो जाएगा, दैट इज़ लेबनान, इज़राइल एंड सीरिया एंड टर्की। देखिए, तो आपको जो इसमें याद रखना, जॉर्डन जो है एंड इराक इस लिस्ट में नहीं है। जॉर्डन तो लैंडलॉक कंट्री है और इराक तो काफ़ी दूर है। तो यूपीएससी टिप जो है आपको अब ये है कि एक मिडिल ईस्ट का मैप हर साल न्यूज़ में रहता ही है, इज़राइल गाज़ा लेबनान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो इसलिए इन बॉर्डर्स को ध्यान से देखना। यूपीएससी और जो अभी बीपीएससी फॉर्म निकल चुका है, तो बीपीएससी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट, मतलब स्टेट पीसीएस आप पूछते ही रहता है ये सब अधिकतर। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 एंड 4। ये ऑप्शन सी 3 एंड 4 ओनली। ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 9। फिर ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। विथ रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इन द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि ब्रह्मपुत्र का जो सोर्स वो तिब्बत में मानसरोवर लेक जो है अंगसी ग्लेशियर के पास से, जो पता होगा। तो तीस्ता का जो सच है, वो तीस्ता रिवर जो है सिक्किम में एक पहुंड्री ग्लेशियर, जिसको सो लैमो लेक भी कहते हैं, वहाँ से निकलती है। तो दोनों का सोर्स जो है एकदम अलग है। तो इस वजह से ये जो है हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। तो रंगीत रिवर जो है सिक्किम की एक बड़ी नदी है, जो रैथोंग ग्लेशियर से निकलती है। वहाँ पे एक रैथोंग ग्लेशियर है। तो ये जो मेनली सिक्किम बंगाल बॉर्डर के जो पास है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है, उसके पास तीस्ता से मिल जाती है, जो रंगीत तीस्ता की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो आपको स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो तीस्ता रिवर बे ऑफ बंगाल में डायरेक्ट नहीं गिरती, आपको पता होना चाहिए। इसका जो रास्ता है वो तीस्ता सिक्किम से जो है, आपको सिक्किम, उसके बाद आप आओगे वेस्ट बंगाल आती है, फिर बांग्लादेश, उसके बाद आती है। इसके बीच में आपको जो याद रखना है, वेस्ट बंगाल आया और ब्रह्मपुत्र जो है वो बांग्लादेश में जाके पता है कि जमुना नदी में मिल जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि बॉर्डर पर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जो कि गलत है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। यूपीएससी रिवर्स का सोर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज पर बहुत फोकस करता है। तो तीस्ता इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप आए दिन देखोगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच इसके पानी को लेकर हमेशा से डिस्प्यूट चलता रहता है। ओके दोस्तों, तो ये था 2017 के 9 क्वेश्चन। तो हमारा हो गया है 2011, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो हम लोगों ने 7 साल का जो अभी तक में कंप्लीट कर रखा है। ओके दोस्तों, तो ये थे यूपीएससी 2017 के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिन्होंने उस साल एक्सपीरियंस के पसीने छुड़ा दिए थे। तो आई होप अब आपको इवेंट हॉरिजॉन से लेकर तीस्ता रिवर तक के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो देखो, यूपीएससी निकालने का जो मंत्र यही है कि कॉन्सेप्ट को जो है समझो, इसको रटो मत। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सॉल्व नहीं करो, इसको एनालिसिस भी करना है। अगर आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं 2018 या बाकी सालों के PYQs पर भी ऐसे ही वीडियोस बनाऊं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक ठोको और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मेरे साथ करोलबाग ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठकर मेहनत कर रहे हैं, या कहीं भी इंडिया के किसी भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट गाँव से। और हाँ, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारा सफ़र अभी बहुत लंबा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। जय हिंद।